जी भाई और उनकी बहनों, नए वीलॉग के साथ हाजिर है आपका दोस्त अदनान। दोस्तों, इस वीलॉग में मैं आपके साथ जिक्र करूँगा राइल साहब के एक एक्सपीरियंस का, जो कि बहुत ही एक्साइटेड किस्म का इनका एक्सपीरियंस भी है और बहुत ही इनका आप कह लें कि एक तरफ से लाइफ चेंजिंग इनका डिसीजन था, एक्सपीरियंस था। और वो ये था, जैसे कि आपने स्लग में देख लिया होगा, थंबनेल में भी देख लिया होगा, लेकिन इसमें डिटेल में आपको इनकी एक आप कह लें बोलते हैं ना सच्ची कहानी, वो ये आपको ख़ुद बताएंगे कि एक्चुअली इनके साथ हुआ क्या था। तो जी हाँ, इन्होंने अपना सारा कुछ यहाँ से ठप करके बेच बाच के फैमिली के साथ मूव कर लिया था यूरोप में, जब इनका विज़िट वीज़ा लगा था। विज़िट वीज़ा तो इनका पूछते हैं कितने दिन का लगा था और इनका आगे का क्या प्लान था, वो भी इन्हीं से पूछेंगे। तो चलते हैं राइल साहब की तरफ। तो राइल साहब बताइएगा, जो आपने यूरोप लास्ट आप पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, न्यू ईयर के ऊपर जो आप घूमने के लिए गए, जिसमें आपका टर्की भी था और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में गए, तो वो जो मेन आपका उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो क्या था यहाँ से जाने का, और क्या वो आप अचीव कर सके, और अगर नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके, वो बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो मेरा यूरोप जाने का मकसद था वो सेटलमेंट का था बेसिकली मकसद, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक कोलीग जो है वो यूरोप गया था अपनी फैमिली के साथ स्पेन में। तो मैंने उसी को देखते हुए ये डिसीजन लिया था कि मुझे भी यूरोप मूव करना चाहिए। और उसने इस तरह मूव किया कि उसने एक एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था और स्वीडन का वीज़ा, स्वीडन में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था। और उसने तकरीबन डन बेस पे काम करवाया था और उसका अराउंड 10 to 12 लाख रुपीज़ लगा था और उसका विद फैमिली वीज़ा आ गया था, स्टूडेंट वीज़ा स्वीडन का। तो वो वहाँ से फिर जो है अपना स्पेन मूव कर गया स्वीडन से, और वहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई किए। तो मुझे भी मैंने भी ये सोचा उस टाइम कि मैं भी इसको कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी फैमिली को मूव करना चाह रहा था साथ अपने। तो ये डिसीजन मैंने जब लिया, अपने दोस्त से कंसल्ट किया, वो वहाँ पहुँच गया था स्पेन। तो उसने मुझे कहा कि आपका जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, प्रोफाइल अच्छी बहुत है, ट्रैवलिंग आपने बहुत की हुई है, तो आप अगर एक दफ़ा ट्राई कर लें विज़िट वीज़े की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका विज़िट वीज़ा लग सकता है। तो मैंने जो था, क्योंकि अगर मैं एजेंट के थ्रू अप्लाई करता तो मेरे किसी तरह 10-12 लाख रुपए या इससे ज़्यादा लग जाते। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, सारा कुछ मेरे पास उस वक्त अराउंड 12 कंट्रीज़ की का ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो मैंने अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई किया स्पेन में, और मुझे वो 1 महीने के अंदर विद फैमिली विज़िट वीज़ा मिल गया। तो वो एक बहुत अच्छा मेरा डिसीजन था कि मैंने उसे, पहला डिसीजन अच्छा ये था कि मैंने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया और मैंने एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे ये जो सारे प्रोसेस में तकरीबन 30 to 40,000 रुपीज़ मेरे लगे होंगे, और मेरे फ्रेंड के जो हैं जहाँ इस सारे प्रोसेस में 12-13 लाख रुपये लग गए। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब फिर उसके बाद मैं ये न्यू ईयर पे ट्रैवल किया वहाँ पे, तो मेरा यही प्लान था कि मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊँगा स्पेन में, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी ऑलरेडी वहाँ गया था। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ से अपनी बेची और सारा कुछ वाइंड अप किया, और यहाँ से हम सारा सामान वगैरह लेके मैंने स्पेन चला गया। स्पेन से फिर आगे हमारा पोर्चुगल का प्लान था, क्योंकि पोर्चुगल में आजकल और पिछले कुछ सालों से बड़ा इमिग्रेशन का बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे आपको लीगल एंट्री आपसे आप जाएँ। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ से तो आप स्पेन का सोच लिए थे, आप गए भी स्पेन, फिर आप पुर्तगाल चले गए, तो स्पेन आप क्यों नहीं रुके और पुर्तगाल को आपने क्यों कंसीडर किया, वहाँ पे क्यों गए, पहले तो ये बताइएगा, फिर उसके बाद आपने पुर्तगाल का डिटेल में बताना है कि पुर्तगाल का क्या सीन है, क्योंकि आप तो गए हुए हैं, आपने तो एक एक चीज़ विटनेस की हुई है, तो डिटेल्स बताइएगा। पर पहले ये बताइएगा कि स्पेन से आगे आपने मूव क्यों किया, क्योंकि स्पेन तो सब जानते हैं पुर्तगाल से बहुत डेवलप कंट्री है, हिस्ट्री है स्पेन की, मुसलमानों ने भी उस पर काफ़ी साल हुकूमत कर रखी हुई है, और एक यूरोप के मतलब कि आप कह लें तारीख़ी ममालिक में से एक है, पुराने ममालिक में से। तो ये बताइएगा कि स्पेन से आगे फिर क्यों पुर्तगाल क्यों निकल गए? जी बिल्कुल। जो मेरा ख़ुद माइंड ज़्यादा वैसे स्पेन का था, क्योंकि हमने ज़्यादा स्पेन के बारे में मैं एक्साइटेड भी था और ऑलरेडी ज़्यादा सुना हुआ भी था स्पेन का। तो स्पेन का असल में जब मैंने रिसर्च की तो वो यही पता लगा कि बहुत लेंथी प्रोसेस है स्पेन का। आपको वहाँ जाना पड़ता है, आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जो फर्स्ट 3 इयर्स हैं आप वहाँ पे इलीगल रहते हैं, आप कोई जॉब नहीं कर सकते। जो जॉब करनी है आपने अंडर द टेबल करनी है, इलीगल करनी है, आपको उस तरह के बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे, और आपको
सैलरीज वगैरह भी उस तरह नहीं मिलती। तो ये मेरा था। उसके बाद जब आपको 3 साल के बाद आपको पहले कार्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे, और वो बड़ा काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस था। अराउंड 15 ईयर्स का ये प्रोसेस है जिसमें आपको पासपोर्ट मिलता है स्पेन का। और एज़ कम्पेयर अगर आप इसको पुर्तगाल के साथ करें कंपेयर, तो वहाँ पे अराउंड आपको 5 ईयर्स में पासपोर्ट मिल जाता है, और जाते साथ ही आप वहाँ पे लीगल हैं, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं लीगली, और आपको विदिन 1 ईयर आप जब वहाँ जाते हैं विदिन 1 ईयर आपको पहला रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। तो ये बड़ा ज़्यादा इजी प्रोसेस था वहाँ का। तो और मैं जा भी रहा था लीगल, मेरे पास विजिट वीज़ा था, तो इस लिहाज से जितनी भी मैंने रिसर्च की थी वो मुझे पुर्तगाल के लिए ही ज़्यादा बेनिफिट लग रहा था। अच्छा, तो पुर्तगाल के जैसे आपने बताया कि लीगल सिस्टम होता है, तो क्या मतलब पहले जाके वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करने होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा वो शेयर कीजिएगा। फिर आपने बताया कि आपका दोस्त जो स्पेन गया था वो भी मेरे ख्याल से गालिबन आजकल पुर्तगाल ही है, तो वो किस तरह से जॉब कर रहा है और क्या माइंडसेट होता है, या किस माइंडसेट से जाना चाहिए लोगों को वहाँ पे। पुर्तगाल में मेरा जो फ्रेंड है वो जो पहले स्पेन था, वो जब उसे मैंने बताया कि यार ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है, ज़्यादा अच्छी जल्दी आपको सारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो उसने अपने तौर पे रिसर्च की। हालांकि उसके सारे जो थे रिलेटिव्स वगैरह स्पेन में अच्छे सेटल थे, लेकिन जब उसने अपने तौर पे रिसर्च की तो उसे भी ये बात समझ आ गई कि उसके लिए ज़्यादा बेहतर पुर्तगाल है, क्योंकि वो मैरिड था, उसने जल्दी सारा सेटलमेंट का देखना था, तो उसने वो फिर आगे पुर्तगाल आ गया था। और उसका प्रोसेस सिंपल सा है कि बस आपने जिस दिन वहाँ पहुँचना है पुर्तगाल, आपको बाय एयर लैंड करना है पुर्तगाल के किसी भी सिटी में, और वो आपके पास जो बोर्डिंग पास होता है वो आपने संभाल के रखना है, और जिस दिन आप वहाँ लैंड होंगे उस दिन आपको किसी होटल में स्टे करना है वहाँ पे, और उस होटल वाला वो होटल का जो आपको रिसेप्शनिस्ट है वही आपको उसी टाइम आपको एक पेपर दे देगा जिसे लीगल एंट्री कहते हैं, और होटल के पास एक्सेस होती है गवर्नमेंट वेबसाइट की, वो वहाँ से आपको एक लीगल एंट्री निकाल देते हैं। वो उस पेपर का मतलब है कि आप लीगली पुर्तगाल में एंटर हुए थे, उस दिन से ऑनवर्ड आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। आगे बस जस्ट आपने अपने कुछ और रजिस्ट्रेशन करानी होती है, उसके बाद आपने एक जॉब लेनी होती है, जॉब और आपका जो टैक्स है वो आपका जो ऑनर है वही पे करता है, तकरीबन अराउंड 200 जो है यूरो आपका पर मंथ का टैक्स होता है। वो आपको अगर जॉब मिल जाती है तो वो ऑनर ही आपका टैक्स पे करता है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर जॉब नहीं मिलती तो वो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ता है और वो टैक्स आपको अपने पास से पे करना होता है। और पुर्तगाल में थोड़ा सा जॉब्स का इशू है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिसर्च की वहाँ पे, उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं जब पुर्तगाल पहुंचा तो मेरा ये था कि मेरा वीज़ा जो था एक्सपायर होने वाला था आफ्टर 5 डेज़, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था डिसीजन लेने का, लेकिन डिसीजन तो मैं लेके आया हुआ था कि मुझे यहीं रहना है। विद फैमिली में गया हुआ था वहाँ पे, फिर मैंने कुछ लोगों से मिला जो वहाँ पर पुराने लोग थे जिनके पास 3-4 साल का वहाँ पे एक्सपीरियंस था, रह रहे थे वहाँ पे। उनसे जब मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा कि अब आपका क्या प्लान है, आपको तो पासपोर्ट मिल जाएगा, आपके पास सेकंड रेजिडेंट कार्ड है, इसके बाद आपको पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब सी एक बात बताई। उन्होंने कहा जी कि जैसे ही हमें पासपोर्ट मिल जाएगा तो हम मूव कर जाएंगे या तो कनाडा की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो मैंने कहा ये आप मूव क्यों कर जाएंगे, आपको तो पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर आप याशी करें जो मर्ज़ी करें, यहाँ पे रहें आराम से अपनी फैमिली के साथ। तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ के जो है फाइनेंशियल जो है सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, जॉब्स नहीं है यहाँ पे, इतनी अच्छी सैलरीज़ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से वहाँ पे मूव हो जाएंगे, वहाँ पे सैलरीज़ अच्छी हैं, वहाँ पे सारा लाइफ स्टैंडर्ड वगैरह अच्छा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले मूव कर जाते, आपने 4-5 साल 6 साल इतनी स्ट्रगल यहाँ काटी है पोर्चुगल में, तो वो अब पहले मूव कर जाते। वो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पहले जो है वहाँ मूव करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि हमें वीज़ा नहीं मिलता, ये है वो है, इश्यूज़ होते हैं, हमारे पास अब पासपोर्ट आ गया, हम ईज़िली वहाँ पे जाके जा सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पे वही बात है कि जब आप वहाँ तो जा तो सकते हैं, लेकिन आपको वो जॉब तो नहीं देंगे, वो आपको वहाँ पे जाते साथ अपनी नेशनैलिटी थोड़ी दे देंगे। आपके पास नेशनैलिटी तो पोर्चुगल की है, जैसे आपको एक्सेस मिल जाएगी दूसरे किसी कंट्री की उस पासपोर्ट पे, लेकिन आपको वहाँ से फिर स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं। ये बात मैंने उनसे पूछी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये है कि हम अब यहाँ से जाके दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी क्लिक की, और मैंने इस बारे में सोचा और मैंने कंसल्ट भी किया कुछ लोगों से। तो उन्होंने यही मुझे कहा कि जी अगर आपको यहाँ ये हमारा एक प्रोसेस है, इससे हमें आगे कि यहाँ पे मूव करना है, हमने यहाँ परमानेंट नहीं रहना।
और जो पुर्तगाल है उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी भी इसी पे बेस की हुई है कि जो भी यहाँ पे आता है वो परमानेंट रहने के लिए नहीं आता पुर्तगाल में। वहाँ पे जो भी आता है वहाँ के पेपर्स लेता है, या तो अपने रेजिडेंस परमिट पे ही वीज़ा लगवा के कहीं और चला जाता है, या पासपोर्ट लेने के बाद चला जाता है, वहाँ परमानेंट कोई नहीं रहता। तो ये उनकी पॉलिसी है। और ये चीज़ जब मुझे समझ आई तो मैंने कहा कि अगर मैंने अपने तौर पे मैं स्पेन का वीज़ा ले सकता हूँ, और मेरे पास 15 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है ऑलरेडी, जिसमें जापान, यूरोप और बड़े कंट्रीज़ हैं, तो मैं अभी इस टाइम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का भी ले सकता हूँ वीज़ा। तो मैंने अपना ये डिसीजन उस टाइम लिया, और मैं वहाँ से विदिन जब मेरा वैलिड वीज़ा था उसके अंदर ही मैं वहाँ से मैंने फ़्लाइट ली और मैं वापस पाकिस्तान आ गया। और मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल तो मैं चाइना जा रहा हूँ, क्योंकि चाइना में मेरा पीएचडी हो गया है, और ये बड़ा अच्छा मेरा डिसीजन था कि मैं वहाँ से वापस आया हूँ। अब इंशाल्लाह चाइना से मैंने पहले जापान का भी वीज़ा लगवाया, साउथ कोरिया का भी वीज़ा लगवाया। अब आगे जब मैं गवर्नमेंट के पीएचडी स्कॉलरशिप में हूँ तो मैं ईज़िली वहाँ से किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा लगवा सकता हूँ, और मैं अपनी जितनी भी स्ट्रगल है उसी कंट्री में जाके काटूँगा जिस कंट्री में मैंने परमानेंट रहना है। मैं किसी ऐसे कंट्री में जाके इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहता जहाँ पे मैंने फुल टाइम रहना नहीं है। तो ये मेरा डिसीजन था, और मैं वहाँ से वापस आया, और जिससे भी मैंने आके ये चीज़ शेयर की, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जी तो नाजरीन, इसमें सबसे जो मेन चीज़ थी, जो वन लाइनर है, वो ये है कि 40,000 में एक बंदे ने स्पेन का और पुर्तगाल का वीज़ा लगवा लिया, और उसने स्पेन जाके और पुर्तगाल जाके वहाँ की इकनॉमिक कंडीशन देखी और वापस आने का फ़ैसला किया। ये तमाम रिसर्च होती है। तो यही एक्सपोजर है, यही इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं कि आपको वहाँ जाके इतने पैसे खर्च, आप ये तो 40,000 में चले गए। दूसरा जो हमारा दोस्त था वो 12 लाख में गया, और उसका ये बताना भूल के मैं आपको बताता हूँ, वो फैमिली के साथ गया था और उसे फैमिली को फिर वापस भेजना पड़ा, उसकी छोटी बच्ची को भी और अपनी वाइफ को भी। अब वो अकेला है वहाँ पे। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें अगर आपको यहाँ से अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इतनी यूज़फुल, और ये एक रियल एक्सपीरियंस है इनका, तो अगर आपको यहाँ से फ़ायदा हो जाता है तो फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी एजेंट की बातों में ना आइएगा। वो पहले भी मैंने वीडियोस में आपको एजेंट्स के और कंसल्टेंट्स के किस्से बता दिए, ठीक है। ये रियल लाइफ वाक़या, ये इन्होंने वीज़े भी खुद अप्लाई किए हुए थे। आज तक मेरा नहीं ख्याल इन्होंने कोई वीज़ा किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया, क्योंकि ऐसे ही। जी बिल्कुल, मैंने आज तक कोई वीज़ा एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया। चाइना का भी मैंने खुद अप्लाई किया था, मेरा पीएचडी हुआ है, और यूरोप का अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, क्योंकि जब से मुझे यूरोप का स्पेन का वीज़ा मिला है, और मैं अब मुझे यही कॉन्फिडेंस है कि मैं वापस आया हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने बेस पे ही अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लूँगा। जी तो यही इसमें मेन चीज़ थी, और मेरे ख्याल में ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देखे कोई भी नहीं देता। हम कोई इससे पे आपके ये नहीं कह रहे कि हमें कोई इसके बस आपने कुछ पे करना या कुछ। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया हुआ है यहाँ पे, कह लेंगे थोड़ा सा ख़वार हो गया, जिसे हम अपनी टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो वो आप लोगों को फ्री में दे दें, इस मीडियम के ज़रिए दे दें। तो इसमें आपका सिर्फ फ़र्ज़ इतना तो बनता ही है कि आप फिर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, और मज़ीद अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया में, हर जगह पे हमारे इस चैनल के लिंक को, ख़ास तौर पे इस वीडियो को शेयर करें। उन लोगों के साथ शेयर करें जो ये समझते हैं कि यूरोप में तो बस एक बार पहुंच गए किसी तरह लीगल तरीके से तो बस आगे ना हलवा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और हालात बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये वापस आए और इन्होंने और अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, तो ऐसे है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। आप लोग अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करें और अपनी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाएं। इससे ये है कि आप जब टूरिस्ट होते हैं कंट्रीज़ के, जब विज़िट करते हैं, आपके लिंक्स भी बनते हैं, आपको एक्सपोजर भी मिलता है, आपको डिफरेंट कल्चर से सीखने का मौका भी मिलता है, और आपको ये पता चल जाता है कि आपको कौन सी कंट्री ज़्यादा सूट करेगी। जैसे इनको ये पता चल चुका है कि चाइना इस वक्त इनके लिए एक बेहतरीन कंट्री है, कहीं और इनका कुछ भी नहीं होता। तो चाइना अभी ये 4 साल के लिए पीएचडी के लिए तो है ही, उसके बाद आप जब पीएचडी आप डॉक्टर बन जाए तो फिर तो दुनिया का कोई भी कंट्री आपको बुला लेगा। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके, जिसमें आपके लिए इस तरह का नॉलेज होगा, आएंगे हम इंशाल्लाह टच में रहेंगे आपके साथ। अगर आप सपोर्ट करेंगे चैनल को तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी, हमें और ज़्यादा हौसला मिलेगा, हम और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। तो अगले वीलॉग के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।